पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक ऐसी ज्वालामुखी फटा है जिसकी तफ्तीश कोलकाता के नब्बाना से लेकर दिल्ली के गलियारों तक महसूस की जा रही है। विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक आते ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने ऐसा दाव चला है जिसने ममता बनर्जी के अभेद किले में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। ओवैसी ने आधिकारिक तौर पर पूर्व TMC दिग्गज और कद्दावर नेता हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है। यह सिर्फ एक गठबंधन नहीं है बल्कि बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट बैंक की पूरी केमिस्ट्री बदलने वाला एक्स फैक्टर है। आज के इस विशेष वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि कैसे मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर की जमीन पर ओवैसी का यह मिशन बंगाल सत्ताधारी दल की नींद उड़ाने वाला है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को अंत तक, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। रविवार की उस ऐतिहासिक जनसभा ने बंगाल के सियासी समीकरणों को एक नया मोड़ दे दिया है। ओवैसी ने साफ कर दिया है कि वह अब अकेले केवल एक बाहरी खिलाड़ी नहीं बल्कि बंगाल की मिट्टी के लिए हुमायूं कबीर के साथ मिलकर चुनावी बिसात बिछाएंगे। 25 मार्च को कोलकाता में होने वाली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों के बंटवारों का औपचारिक ऐलान होगा, लेकिन सूत्रों की माने तो रणनीति एकदम साफ है। AIMIM उन 8 से 10 चुनिंदा सीटों पर पूरा जोर लगाएगी जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है, जबकि बाकी सीटों पर हुमायूं कबीर का स्थानीय प्रभाव मोर्चा संभालेगा। यह जुगलबंदी इसलिए खतरनाक है क्योंकि हुमायूं कबीर के पास TMC के अंदरूनी तंत्र की गहरी समझ है और ओवैसी के पास वो बेबाक आवाज है जो युवाओं को अपनी ओर खींचती है। ओवैसी ने अपनी जनसभा में सीधे तौर पर मतदाताओं की दुखती रख पर हाथ रखा है। उन्होंने एक भावुक अपील करते हुए कहा है, दशकों से आप दूसरों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कंधा देते आए हैं, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? सिर्फ बदहाली और हाशिए पर धकेले जाने का एहसास। यह वही रणनीति है जिसे ओवैसी ने बिहार के सीमांचल और तेलंगाना में सफलतापूर्वक आजमाया है। उनका तर्क सीधा है, मुस्लिम समुदाय को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है और चुनाव के बाद उन्हें भुला दिया जाता है। ओवैसी अब बंगाल के अल्पसंख्यकों को यह समझा रहे हैं कि जब तक आपकी अपनी राजनीतिक ताकत विधानसभा में नहीं होगी, आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। उनका यह स्वतंत्र नेतृत्व का नारा TMC के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अब बात करते हैं उन जिलों की जहां यह गठबंधन खेल बिगाड़ सकता है। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, ये वो इलाके हैं जहां पारंपरिक रूप से TMC का गढ़ माना जाता है, लेकिन हुमायूं कबीर की जमीनी पकड़ और ओवैसी का करिश्मा अगर यहाँ 5 से 10% वोटों का भी इधर उधर फेरबदल करता है तो जीत हार का अंतर पूरी तरह बदल जाएगा। 2021 के चुनावों में AIMIM का प्रदर्शन भले ही खास नहीं रहा था, लेकिन तब उनके पास हुमायूं कबीर जैसी कोई स्थानीय चेहरा नहीं था। इस बार कहानी अलग है। गठबंधन ने तय किया है कि वह वोट बांटने के बजाय उन सीटों पर फोकस करेंगे जहां वह सीधे तौर पर प्रभाव डाल सकते हैं या जीत दर्ज कर सकते हैं। ममता बनर्जी के लिए यह गठबंधन किसी सिरदर्द से कम नहीं है। TMC हमेशा से खुद को अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा रक्षक बताती आई है, लेकिन ओवैसी और कबीर का साथ आना इस दाव पर सवाल खड़े करता है। हुमायूं कबीर का TMC छोड़ना और अब ओवैसी के साथ मिलना मोर्चा खोलने, यह दर्शाता है कि सत्ताधारी दल के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल की जंग अब और भी दिलचस्प हो गई है। क्या ओवैसी और हुमायूं कबीर की यह जोड़ी बंगाल के किंगमेकर बन पाएंगे या फिर ममता बनर्जी का करिश्मा इन नए गठबंधन की लहर को रोक लेगा? 25 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कुछ साफ कर देगी, लेकिन एक बात तय है कि बंगाल के चुनावी गलियारों में अब खेला सिर्फ दो तरफा नहीं रह गया है। यह गठबंधन राज्य की 294 सीटों में से कई पर निर्णायक साबित होने वाला है। ताज्जुब होगा कि करीब 30% वहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और 5 लाख के करीब बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों के बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट है। बहुत से नाइंसाफ़ियों की कहानियाँ और दास्तानें भी हैं जो ये लोग सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर वोट तो हासिल करते हैं, मगर जहाँ पर मजलिस हिस्सेदारी की बात करती है, जहाँ पर मजलिस शराकतदारी जमहूरियत की जो बात हमारे बुज़ुर्गों ने की थी उसको अमल करने का मुतालबा करती है, तो इनको बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। तो ये बात भी, क्योंकि ये अवामी जलसा नहीं है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान का एक ईद मिलाद की तकरीब है, मैं ये ज़रूरी समझा कि आपके सामने भी इस बात को रखूं। और शायद बहुत से लोग आप नहीं जानते होंगे कि मालदा में जब पंचायत का इलेक्शन हुआ था, उस मालदा में मजलिस को 60,000 वोट मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि मजलिस वहाँ पर मेहनत नहीं कर रही है। पिछले बार भी हम लोग 5 या 6 सीट पर इलेक्शन लड़े थे। अभी भी हमारी कोशिश ये है कि हम लोग इन्हीं सीटों पर या जहाँ पर भी बातचीत होगी उनसे उसको तय करके अप्रैल 23 और 26 को 2 मरहले में वहाँ पर इलेक्शन है। तो ये हमारी कोशिश होगी और आप अल्लाह से दुआ भी करिए कि हम लोग अपनी इस कोशिश में अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करे
और मगरबी बंगाल के असम्बली में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कामयाब और कामरान होकर जाएँ। तो मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि SIR और आने वाले बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में हम तमाम को मुतहरिक रहने की ज़रूरत है और सही तरीक़े से हमको काम करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें हैं जो इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़ौक्तन आप तमाम लोगों को बताया जाएगा, मगर सबसे अहम काम हमारे सामने ये है कि SIR का है। आप देख रहे मगरबी बंगाल में हुकूमत है वहाँ पर TMC की, और अभी भी 50 से 55 लाख लोगों के नाम उनका कोई किसी को पता ही नहीं है कि उनको वोट डालने का इख्तियार मिलेगा या नहीं मिलेगा इस इलेक्शन में। अब ये तमाशे वहाँ पर हो रहे हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि हम लोग इसको देखें। 5 लाख जो OBC सर्टिफिकेट थे उनको कैंसिल कर दिया गया। दूसरी तरफ मरकज़ी हुकूमत के तहत जो कौमी बैकवर्ड क्लास कमीशन है, उन्होंने भी मरकज़ी हुकूमत को एक लेटर लिख कर दिया कि 30 या 32 मुसलमानों की जो बरादरियाँ हैं जिनको सेंट्रल OBC लिस्ट में शामिल किया गया, उनको भी निकाल दिया जाए। तो यानी एक तमाशा बना हुआ है कि किसी भी तरीक़े से जो मुसलमान समाजी इक़्तिसादी तौर पर पसमानदा है उसको उसका हक़ ना मिले। तो ये कोशिशें हो रही हैं। तो हमको और आपको मिलकर इस पर काम करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो गैस की क़िल्लत है ये बढ़ने वाली है। आज आप देखते हैं कि कमर्शियल लोगों के लिए गैस का सिलेंडर मिलना एक ऐसा दिख रहा है कि कमर्शियल लोगों को सिलेंडर मिलना तो एक ख़जाना मिलने के बराबर है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म मेरे को लगता है कि 2029 तक दुनिया के पूरे मुल्कों का दौरा कर चुके होंगे, कोई नहीं बचा अब तक। जहाँ देखो आप चले गए। अब ये 11 साल में आप देखिए कि एक चीज़ होती है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व, माने अगर कभी क़िल्लत हुई तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व को इस्तेमाल किया जाता है। और हमारा जो क्रूड ऑयल का जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व है एक विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और पडूर में है, वहाँ पे सिर्फ 9 से 10 दिन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व है। और LPG और LNG के लिए कोई नहीं है मैकेनिज़्म, कोई मैकेनिज़्म नहीं है। यानी LPG और LNG का कोई वहाँ पर मैकेनिज़्म नहीं है। IEA बोलता है कि कम से कम 90 दिन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व होना चाहिए। अगर आप OMC कंपनीज़ को मिला लिए तो कुछ 70 या 75 दिन होते हैं। तो 11 साल से इन्होंने क्या कर रहे नहीं।